एमएस एक्सेल टॉपिक है आपका। एमएस एक्सेल में आप लोग क्या करते हैं कि आपने डाटा पे कैलकुलेशंस करनी है या अपने डाटा को विजुअली दिखाना है, ग्राफ्स की फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में, तो आप एमएस एक्सेल जो है उसको यूज़ करते हैं। कैसे ओपन करेंगे, ये आपको एमएस एक्सेल वर्कशीट का जो ऑप्शन है वो नज़र आएगा। इसको क्रिएट करें और ओपन करने से आपको ये वाला इंटरफेस जो है एमएस एक्सेल का वो नज़र आएगा। ये इंटरफेस वैसा ही है जैसे आप लोगों के एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट का था। सबसे पहले ये ऊपर आपका टाइटल बार है जहाँ पे आपके शीट का टाइटल नज़र आएगा। फिर ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे आप टूल्स अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको ये टैब्स नज़र आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ और बाकी हर टैब्स की अपनी अपनी कमांड्स हैं और उन कमांड्स को फर्दर जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये क्लिपबोर्ड है, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये अलाइनमेंट है, ये नंबर है, ये स्टाइल है। इस सारे पोर्शन को कमांड्स, टैब्स वगैरह को हम रिबन कहते हैं। ये आपका एमएस एक्सेल की जो है वो शीट है। यहाँ से आप और भी शीट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये आपकी शीट 1 ओपन है। इस प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक और शीट जो है वो बन जाएगी। ये आपकी 2 शीट्स बन गई हैं और इसको हम कलेक्टिवली वर्क बुक कहेंगे। यानी ये एक आपने डॉक्यूमेंट, ये जो अपनी एमएस एक्सेल की वर्कशीट बनाई, उसके अंदर आपकी ये शीट 1 है और ये शीट 2 है। और जब आप मल्टीपल शीट्स बनाते हैं तो ये आपकी जो है वो वर्क बुक कहलाती है। इसके थोड़े से इंटरफेस को समझ लेते हैं हम। अब एमएस एक्सेल में ये हमें नज़र आ रहे हैं सेल, ये हमें बॉक्सेस जो रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं इसको हम सेल बोलते हैं। सेल्स के अंदर हम डाटा जो है वो अपनी मर्ज़ी से एंटर कर सकते हैं। जिस सेल पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उस सेल का नेम आपको ये अपर कॉर्नर में नज़र आ रहा है, E4। E4 किस तरह है सेल का नेम कि मैं अभी ई कॉलम में। अच्छा, पहले समझ लें कि एमएस एक्सेल जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में है आपका। कॉलम्स जो हैं वो आपके, उनको नेम हमने दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली, और जो रोज़ हैं हमारी उनको हमने नेम दिया हुआ है न्यूमेरिकली। यानी ये रो 3 है हमारी जो सिलेक्ट की है, ये हमारा कॉलम बी है, ये कॉलम सी है, कॉलम डी है। अब इन कॉलम्स में हम जिस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे उसका नेम हमें ये नज़र आ रहा है ऊपर नेम बॉक्स में। ये नेम किस तरह है कि आप इस कॉलम को, इस सेल को हमने क्लिक किया था तो ये ई कॉलम के अंदर है और 6th रो में है, तो इसलिए इसका नाम E6 है। इसी तरह अगर हम इस सेल पे क्लिक करेंगे तो ये बी कॉलम में है और 2nd रो है इसकी, तो इसलिए इसका नाम B2 है। इसका नाम क्या होगा, ये F कॉलम में है और 1st रो में है, तो इसका नाम F1 होगा। ये आपके हैं सेल्स। अब सेल के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी रेंज। रेंज क्या होती है एमएस एक्सेल में। सिंगल जब हम सेल सेलेक्ट करेंगे उसका नेम हमें आइडिया हो गया कि उसका नेम, हम उसको नेम किस तरह से देंगे। लेकिन जब हम मल्टीपल सेल्स जो हैं उनको सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं ये कुछ सेल्स जो मैंने वो हैं सिलेक्ट किए। अब इसकी रेंज क्या है, हमारे इस जो हमने पोर्शन को हमने सिलेक्ट किया है इसकी रेंज क्या है। इसकी हमने रेंज जानी है, तो इसकी रेंज क्या होगी जिन सेल्स को हमने सिलेक्ट किया। तो इसको जानने का एक आसान तरीका है कि आपने
फर्स्ट अपना सेल देखना है जिसको आपने सिलेक्ट किया है, वो आपका सेल है C2। आपका ये C कॉलम है और ये सेकंड रो है, तो आपका C2 है। और आपने लास्ट को देखना है जो आपने सिलेक्शन की है लास्ट सेल को, वो कौन सा सेल है, F कॉलम है और 7th रो है। तो ये सिलेक्शन आपने कहाँ से कहाँ तक की है, C2 से F7 तक आपकी ये सिलेक्शन है। अब हम कोई और सिलेक्शन करते हैं, उसकी रेंज जानते हैं कि हमने वो सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक की है। ये आपकी है F कॉलम है, आपका थर्ड रो है, ये आपका पहला सेल है, ये बन गया F3 से लेके हमने कहाँ तक सिलेक्शन की है, ये H कॉलम है और ये 6th रो है यानी H6। F3 से F कॉलम थर्ड रो, F3 से लेके H6 तक ये हमारी रेंज जो है वो बन गई। तो अब हम अपने इस एक्सेल की शीट में कुछ डाटा जो है वो एंटर करेंगे। डाटा क्या हम एंटर करेंगे, हम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो एंटर कर लेते हैं। ये हम कुछ मार्क्स जो हैं वो ऐड कर रहे हैं कि हमारे हर सब्जेक्ट का जो है वो कितने मार्क्स हैं, वो मैंने ऊपर लिख दिए। रोल नंबर हम ऐड कर लेते हैं। ये आपने रोल नंबर ऐड किया, अभी हम सिर्फ एक ही जो है वो रोल नंबर ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने नेम दे दिया। इंग्लिश के मार्क्स हम 90 आउट ऑफ 100 कर लेते हैं, उर्दू के 80, मैथ्स के 98। अब यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो ऐड कर लिए। अब हमने क्या करना है कि टोटल करना है। टोटल हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास टोटल करने के जो हैं वो 2 मेथड्स हैं। जब भी आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो या तो आप सेल में डायरेक्टली टाइप करेंगे वो कैलकुलेशंस, या आप ये ऊपर आपको एक बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप उसका फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे। जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है या कुछ भी लिखना है तो उससे पहले आपने इक्वल का जो साइन है वो लाजमी एंटर करना है। इक्वल के साइन के बाद ही आप कुछ भी प्लस माइनस या आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कर सकते हैं। अब हमने इन 3 मार्क्स को जो है वो ऐड करना है। तो वो मार्क्स किस तरह से ऐड होंगे, पहला तरीका है कि हम इन सेल्स को आपस में प्रेस कर ऐड कर लें। तो आप जिस सेल पे क्लिक करेंगे वो सेल ऑटोमेटिकली जो है वो एंटर हो जाएगा यहाँ पे। अब आपने इन 3 सेल्स को ऐड करना था, तो हमने वो 3 सेल्स लिखे, अंदर हमने ऑपरेटर यूज़ किया प्लस का, एंटर प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिकली जो है हमारा कैलकुलेशन होके हमारी आ गई है कि हमने हमारे स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो कितने। इसी तरह हम जो है वो एक और स्टूडेंट का जो है वो डाटा एंटर करते हैं। इसके मार्क्स भी हम लिख लेंगे, रैंडम मार्क्स। अब हमने इसको जो है वो ऐड करना है। एक ऐड का तरीका हमने क्या किया था, ये हमारा हमने जो ऊपर वाला अपना सेल ऐड की अपने कैलकुलेशन की है, मार्क्स को टोटल किया है, वो हमारा ऊपर फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है। फार्मूला कि हमने
किसको प्लस किया था, इस पर हमने क्लिक किया तो हमें वो दिखा रहा है कि आपने C4 प्लस CD प्लस E4 किया है, तो आपका ये टोटल कैलकुलेशन जो है 268 ही आई है। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये 3 जो कॉलम्स हैं या सेल्स हैं, इनको हमने ऐड नहीं करना, हमारे पास 3 से ज़्यादा कॉलम्स हैं, हमारे पास 100 कॉलम्स हैं, 100 सेल्स हैं या 200 सेल्स हैं, तो हम उसको किस तरह ऐड करेंगे, वो हमें यहाँ पे बारी बारी हर सेल का नेम लिखना पड़ेगा ऐड करने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, तो इस प्रोसीजर से बचने के लिए हम जो हैं वो फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, या जो हमारे बिल्ट इन MS एक्सेल ने हमें फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, हम उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो उन फंक्शंस में से एक फंक्शन है हमारे पास सम का। ये सम के आगे देखें लिखा हुआ है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, यानी आपने जो इसको रेंज दी है उस रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे उसको ये ऐड करेगा। तो हम किस किस रेंज को हम ऐड करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं। रेंज के लिए हम दरमियान में कॉलन लगाते हैं, जब हमने रेंज दी तो हमने दरमियान में कॉलन को यूज़ करना है, यानी फर्स्ट सेल हमारा ये है, लास्ट सेल ये है, इसके दरमियान जितने भी हमारे सेल्स आएंगे सम उसको जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो है वो कैलकुलेशन हो गई है। इसी तरह हम एक और जो है वो कैलकुलेशन स्टूडेंट का डाटा जो है वो एंटर कर लेते हैं। ये हमने जो है वो अपना रिकॉर्ड्स स्टूडेंट्स का कुछ ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, हमने इन सारों के टोटल्स करने हैं, तो हम टोटल करने का हमने 2 मेथड्स देखे हैं। एक तो हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ये प्लस का ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, जिस सेल को हमने प्लस करना है हमने उस सेल को नेम दिया है और उसके साथ ऑपरेटर जो हमने फंक्शन मैथमेटिकल अप्लाई करना है वो अपने ऑपरेटर यूज़ किया है। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हमने सम के फंक्शन को यूज़ किया और फिर हमने रेंज दे दी हमारी C5 to E5, यानी हमारी C5 यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी सेल्स होंगे दरमियान में वो हमें ये ऐड करके दे रहा है। अब हमारे पास ये काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, तो ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अपना इम्प्लीमेंट किया था, इसको हम सारों पे इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे कि हम ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करने के बाद हम इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे। जैसे ही हमने इसको ड्रैग किया तो ये फार्मूला जो यहाँ पे दिया गया था वो सारा नीचे वाले सेल्स पे भी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये एक तरीका है आपके पास फार्मूलाज को अप्लाई करने का। जैसे अगर आपने यहाँ पे और भी रोल नंबर्स ऐड करने हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस कॉर्नर पे जाएंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ ऑटोमेटिकली आपकी नंबर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये आपका जो है वो टोटल हो गया। अब हमने स्टेटस जो है वो देना है कि स्टूडेंट पास है या नहीं। स्टेटस देने से पहले हम जो है यहाँ पे एक और रो ऐड करेंगे, एक और कॉलम। इस कॉलम में हम लिखते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला जो है वो हम लिखेंगे अपने हिसाब से। परसेंटेज का क्या फार्मूला है, F4
डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई 100, यह आपका है परसेंटेज का फार्मूला। अब हमने इस परसेंटेज के फार्मूले को एक सेल में लिख लिया, हमने सारे सेल्स में इसको अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारा सारे सेल्स पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा 89.333 आपके डेसिमल्स जो आ रहे हैं, इसको हम अगर कम करना चाहें तो आप यहाँ से किस तरह से कम करेंगे। ये आपको नंबर्स का एक जो है वो ग्रुप नज़र आ रहा है, नंबर्स के ग्रुप में जाएँ और ये डिक्रीज़ डेसिमल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके डेसिमल्स जो हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये हमारी जो है वो परसेंटेज हमने शो कर ली कि इस स्टूडेंट के कितने परसेंट मार्क्स जो हैं वो आए हैं। अब हमने स्टेटस शो करना है कि ये स्टूडेंट हमारा फेल है या पास है, तो उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट जो है उसको यूज़ करेंगे। कोई भी हमने फार्मूला यूज़ करना है उससे पहले हमने इक्वल का जो है वो साइन को प्रेस करना है। उसके बाद हमने लिखा इफ़ जब हमने लिख लिया तो हमें इफ़ का जो फार्मूला है उसके रिलेटेड उसने इंस्ट्रक्शन दी है कि इफ़ के फार्मूला में आपको क्या क्या चीज़ जो है वो चाहिए। सबसे पहले उसने लिखा है कि लॉजिकल टेस्ट, यानी इफ़ की आपको स्टेटमेंट चाहिए, आपको एक कंडीशन चाहिए जो आप अपने फार्मूला में यूज़ करनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये वाली वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला डाटा शो करेगा। अगर ये वाली कंडीशन जो हम लिख रहे हैं ये ट्रू नहीं है तो ये वाला डाटा जो है वो शो करेगा। एग्जांपल लेते हैं हम किस तरह। इफ़ अगर हम चाहते हैं कि हमारा पास और फेल वाला जो स्टेटस है वो किस तरह से शो हो, कि अगर मार्क्स जो हैं वो 50% से लेस हैं तो फेल शो होगा, अगर 50 से अबव हैं तो पास शो होगा। यानी हम लिखते हैं कि इफ़ मार्क्स नहीं परसेंटेज, हमने परसेंटेज के हिसाब से फार्मूला जो है वो अपना लगाना है। तो परसेंटेज हमारे किस सेल में है, सेल जी में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारा इधर G4 जो है वो लिखा गया। अब हमारी कंडीशन क्या है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये हमारी कंडीशन है कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो 50 हैं, हमारी परसेंटेज जो है वो 50 है या 50 से अबव है, तो हमें क्या मैसेज शो करना है, हमें मैसेज शो करना है पास का। और अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो हमें मैसेज शो करना है फेल का। क्या कंडीशन है हमारी कि अगर इफ़ G4 क्या है, हमारी परसेंटेज इस स्टूडेंट की, अहमद नेम के स्टूडेंट की हमारी परसेंटेज आ रही है 89.3 और हमारी कंडीशन है कि अगर परसेंटेज 50 या 50 से ग्रेटर है तो पास शो करे और अगर लेस है तो फेल शो करे। अब इस पे हम एंटर करते हैं और देखते हैं हमें ये क्या शो करेगा। तो इसने जो हमें है वो पास शो कर दिया। अब हम यहाँ पे किसी स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 50 से लेस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने डाटा चेंज किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने मैथमेटिकल फंक्शंस जो थे वो अप्लाई किए हुए थे, तो उससे डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये हमारी परसेंटेज एक स्टूडेंट की 50 से लेस आ गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फेल शो होगा कि नहीं। अब आपने एक सेल पे फार्मूला अपना इफ़ वाला इम्प्लीमेंट कर दिया है। इफ़ वाला फार्मूला आपको यहाँ पे ऊपर नज़र भी आ रहा है, इफ़ G4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यानी ये वाली परसेंटेज
50 से बड़ी है तो पास शो करे, 50 से बड़ी है तो वो पास ही शो कर रहा है, अगर 50 से लेस होगी तो वो फेल शो करेगा। तो हम देखते हैं कि नीचे जब हम इसको फार्मूला को लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा मुनीब का जो रिज़ल्ट है वो फेल शो होगा या पास शो होगा। तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है और इसको नीचे ड्रैग कर देना है। आपने ड्रैग किया तो ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फेल लिखा हुआ नज़र आ गया। ये ऊपर फार्मूला भी उसका लिखा हुआ है कि इफ़ G6 यानी इस परसेंटेज को उसने कंपेयर किया है कि अगर 42% ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, ये हमारी कंडीशन ठीक नहीं हो रही, इसलिए उसने यहाँ पे फेल जो है वो शो कर दिया है। अब हम देखते हैं इसको भी चेंज करके कि हमारा ये चेंज होता है कि नहीं। ये देखें हमने इसके मार्क्स चेंज किए, उसके टोटल भी ऑटोमेटिकली चेंज हुआ है, उसका परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हुई है, उसका स्टेटस फेल वाला भी ऑटोमेटिकली चेंज हुआ है। तो ये हमने यह आपका फार्मूला था, ये परसेंटेज का फार्मूला हमने खुद टाइप किया, ये टोटल या सम का फार्मूला था। फर्स्ट सेल में हमने इसको ऑपरेटर के थ्रू तीनों सेल्स खुद लिखे और फिर सेकंड सेल में हमने जो है सम का फार्मूला यूज़ किया, जिसमें हमने अपने जिन सेल्स को प्लस करना था उनकी सिर्फ रेंज लिखी है, उसने ऑटोमेटिकली उसको जो है मार्क्स को वो ऐड कर लिया। अब हमारे पास ये स्टेटस भी आ गया, परसेंटेज भी आ गई। अब हम चाहते हैं कि हम इस स्टेटस का कोई ग्राफ जो है वो शो करें। तो आपने क्या करना है, स्टेटस इस कॉलम पे क्लिक करना है, नीचे आपको क्विक एनालिसिस नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे जाएं या आप इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में आपको ये चार्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, आपने चार्ट क्रिएट करना है। तो आप यहाँ से कोई चार्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं कि हमें हमारे पास कौन कौन से चार्ट्स हमारे इस डाटा के हिसाब से अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज़ वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं और कितने फेल हैं, उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिर जो है वो इफ़ वाली अपनी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ वाली में काउंट इफ़ करते हैं हम, क्योंकि हम काउंट करना चाह रहे हैं तो हम काउंट इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करेंगे। काउंट इफ़ में देखें कि हमारे पास दो चीज़ें वो पूछ रहा है कि रेंज बताएं और फिर आपने क्राइटेरिया बताएं कि आपने किस क्राइटेरिया के तहत जो है वो काउंट करना है अपने इस रेंज को। रेंज हमने किस रेंज को काउंट करना है, हमने इस रेंज को काउंट करना है H4 से H8 तक। ये हमने ये वाली रेंज जो है इसको काउंट करना है। इसके बाद हमें क्राइटेरिया क्या देना है कि क्राइटेरिया हमारा किसको काउंट करे, वर्ड पास को। तो जब हमने ये अपना काउंट वाली स्टेटमेंट दी तो इसने ऑटोमेटिकली इस हमारे कॉलम में जितने भी पास थे उनको काउंट करके हमें बता दिया कि 3 आपके पास हैं। इसी तरह अगर हम इसमें लिखें कि हमने काउंट करो किस रेंज को, H4 से H8 तक रेंज को काउंट करो और किस हिसाब से काउंट करो कि फेल को काउंट करो, कितने फेल हैं। तो उसने हमें ये बता दिया कि आपके जो हैं वो 3 पास हैं, 3 फेल हैं। अब हम यहाँ पे अपने इस स्टूडेंट को जो है वो पास करते हैं और देखते हैं कि हमारा इसमें कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ये देखिए हमने
स्टूडेंट के मार्क्स चेंज किए, उसके टोटल चेंज हुए, उसकी परसेंटेज हुई चेंज, परसेंटेज 50 से ऊपर हुई जैसे ही उसका स्टेटस पास का आ गया, और पास के बाद यहाँ पास में भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया कि आपके 4 स्टूडेंट पास हैं, और फेल में ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो गया कि आपका एक स्टूडेंट जो है वो फेल है। अब हम इस पोर्शन को चार्ट्स में जो है वो ज़ाहिर करते हैं। आप चार्ट पे गए तो आपको एक चार्ट 3 तरह के जो हैं वो अवेलेबल है। पाई चार्ट है आपके पास, एक आपके पास ये वाला चार्ट है। तो आप इस चार्ट को कहीं भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाह रहे हैं हमने एक और चार्ट जो है वो शो करना है, तो हम पाई चार्ट को भी शो करवा लेते हैं। ये हमारा पाई चार्ट आ गया। ये हमारे 2 तरह के जो हैं वो चार्ट्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। इस चार्ट का आप स्टेटस चेंज करना चाहें वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ऊपर से टाइटल, या आपने कलर्स वगैरह को चेंज करना है तो आप कलर्स को भी यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये हमने अपने पाई का जो पास वाला पोर्शन था उसका कलर चेंज किया। अब हम फेल वाले पोर्शन को चाह रहे हैं उसके रेड कलर से उसको शो करें। हमने उसको रेड कलर से जो है वो शो करवा लिया। इसी तरह आप अपने डाटा को ग्राफिकली प्रेजेंट जो है वो करवा सकते हैं। अब हमने ये जो है अपना एक क्लास का बनाया है मार्कशीट। अब इस पे हम थोड़ी सी जो है वो एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग किस तरह से कि हम अपनी इस कॉलम को कि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं बोल्ड। बोल्ड करने के बाद हम इसको शेड भी कर देंगे किसी कलर से। ये हमने शेड किया और इसका कलर चेंज करना है तो हम वो कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने अगर इस पूरे को प्रोमिनेंट करना है तो ये आपको बॉटम बॉर्डर्स वगैरह का जो आ रहा है, इसमें हम ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करेंगे तो हमें ये देखें बॉर्डर्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए। इसके बाद अगर हमने इसको जस्टिफाई करना है या सेंटर में करना है, हमने सेंटर में कर लिया। और अगर हमने इस पर कोई और एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है, तो हम उसको वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने टेबल का जो है वो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका टेबल का जो है वो स्टाइल भी चेंज हो सकता है। अगर आपने स्टाइल चेंज करना है या आपने सेल का स्टाइल चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इस दो को हम किसी और कलर से जो है वो देख लेते हैं। पास को हम ग्रीन से शो करवा लेते हैं और फेल को रेड से। इसी तरह इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको सेंटर में कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो हमारा स्टेटस जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिज़ल्ट
शीट, ये हमने रिज़ल्ट शीट लिख लिया, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर हम इसको करना चाहें तो हम इसको पूरी लाइन के ऊपर भी ला सकते हैं। उसको तरीका क्या है उसका करने का, कि आपने सेलेक्ट किया पूरी लाइन को और आपके पास ये आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो डिफरेंट सेल्स बने हुए थे ये आपका सिंगल सेल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये आपका सिर्फ एक सेल है और इसके नीचे आपको सिंगल सेल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका ये एक सेल है जिसका नाम है A1। ये आपने इसको बाकी सेल्स के साथ मर्ज कर लिया है, इसीलिए आपको ये सिंगल सेल जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं BS इंग्लिश। और अगर आपने इसके साथ भी कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और नीचे वाले को भी अगर आपने करना है तो आप उसका कलर भी जो है वो कोई और कलर रख सकते हैं। एडिटिंग वगैरह आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने सेल का जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करना है, आप यहाँ से साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने अपने कॉलम का इंक्रीज़ करना है साइज़, अपने कॉलम का साइज़ भी जो है वो ऊपर से क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ चीज़ें थी कि डाटा कैसे एंटर करना है। डाटा को एंटर करने के बाद उस पर मैथमेटिकल फंक्शंस किस तरह से इम्प्लीमेंट करने हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस दो तरह से हैं, आप ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, ऑपरेटर को यूज़ नहीं करना तो आप यूज़ करेंगे अपने फंक्शन को। सम का हमने फंक्शन यूज़ किया, साथ हमने इसके अंदर रेंज दे दी, फिर हमने परसेंटेज कैलकुलेट की, परसेंटेज के बाद हमने स्टेटस को इफ़ स्टेटमेंट से जो है वो शो किया है कि अगर पहला हमारा कंडीशन को ज़ाहिर करता है, कंडीशन अगर ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट को वो दिखाएगा, अगर स्टेटमेंट ये वाली गलत है तो सेकंड को दिखाएगा। इसी तरह हमने पास पे एक नया जो है वो फंक्शन या फार्मूला काउंट इफ़ का वो यूज़ किया है अपने इस कॉलम के ऊपर कि इस कॉलम में अगर इस रेंज में हमारे पास रेंज हमारी कौन सी H4 से H8 तक हमारी रेंज है, और इसमें काउंट करें किस चीज़ को, पास को हमने पास में काउंट कराया और फेल को हमने फेल में काउंट करवाया। और जब हम किसी सेल का डाटा जो है वो चेंज करते हैं तो बाकी सेल्स जिसमें हमने ऑटोमेटिकली जिसमें हमने फार्मूलाज यूज़ किए हैं वो जो हैं वो हमारे खुद ब खुद चेंज होते हैं। उसके साथ साथ हमारे ग्राफ जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली खुद चेंज होते हैं। ये देखिए हमारे पास वाला फेल वाला जो पोर्शन है वो इंक्रीज़ हो गया है इस चार्ट में, देखें पाई चार्ट में। दोबारा हम इसको पास करते हैं तो ये हमारा फेल वाला डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे पास वाला पोर्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया और हमें दिखा रहा है कि आपके 80% बच्चे जो हैं वो पास हैं और 20% बच्चे जो हैं वो फेल हैं। इसी तरह आपको इस चार्ट में भी वो यही चीज़ दिखा रहा है। तो ये आपका कुछ बेसिक चीज़ें थी MS एक्सेल को यूज़ करने की।